जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद महाराष्ट्र हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने और 2 रिजॉर्ट कायम करने का मंसूबा बनाया है। महाराष्ट्र के महकमे सेहत ने जम्मू कश्मीर में 2 रिजॉर्ट कायम करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र मुल्क की पहली ऐसी रियासत होगी जो कश्मीर में रिजॉर्ट बनाएगी। इसका फैसला आज महाराष्ट्र काबीना में किया गया। इस पर हुकूमत 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पहलगाम और लद्दाख के इलाके में अगले 15 दिन में जगह के इंतखाब को लेकर सर्वे किया जाएगा। हुकूमत महाराष्ट्र के इस कदम से अमरनाथ और वैष्णो देवी जाने वाले यात्री और सयाहों को फायदा होगा। महाराष्ट्र सरकार ने ये सोचा था कि 370 कलम हटने के बाद हम लोग जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसी के मुताबिक 28 तारीख को एमटीडीसी के बोर्ड में डायरेक्टर बोर्ड के मीटिंग में 1-1 करोड़ रुपए ये आरक्षित किए गए। इसमें 1 करोड़ के माध्यम से हम लोग श्रीनगर के करीब हम लोग वहाँ रिसोर्ट खोलने का सोच रहे हैं। दूसरा, लद्दाख में लेह के पास हम लोग एक माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट करने का सोच रहे हैं। महाराष्ट्र के बहुत लोग माउंटेनियरिंग में इंटरेस्टेड रहते, वहाँ जाने के लिए हम लोग का प्लान है। और दूसरा, एयरपोर्ट से जब जाते तो कोई अच्छा जगह के लिए हम लोग ने 1-1 करोड़ रुपए आरक्षित किए। पहला हम लोग ने कोशिश की है कि हम लोग वहाँ के गवर्नर जी को और वहाँ के टूरिज्म बोर्ड को हम लोग पत्र लिखेंगे। सरकारी जगह हो वो लेने के लिए हम लोग तैयार है। जम्मू कश्मीर टूरिज्म बोर्ड के पास कोई जगह है उसके लिए भी हमारी तैयारी, और वो नहीं मिली और अच्छी जगह अगर प्राइवेट में मिली तो उसको लेने के लिए भी तैयारी हमारी है। और मेरे ख्याल से देश में महाराष्ट्र टूरिज्म बोर्ड ये पहला बोर्ड है जिसने ये पहल की है। अगले 15-20 दिन में हम लोग की एक टीम वहाँ जाएंगी। कुछ कंसल्टेंट भी हम लोग लेंगे कि वहाँ सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से, और जहाँ के लोगों की सुविधा भी हो पाएंगी। महाराष्ट्र से काफ़ी लोग वहाँ तीर्थ यात्रा के लिए भी जाते हैं, घूमने के लिए भी जाते हैं, तो उनको भी उसकी सुविधा हो सकेगी। तो कुछ पहलगाम रोड ऐसी कुछ चर्चा हुई है, लेकिन जो उचित जगह है उसके लिए हमारी एक टीम आने वाले 10 से 15 दिन में वहाँ जाएंगी, उसका मुआयना करेंगी और जो जगह निश्चित हुई वहाँ के लोकल कंसल्टेंट के माध्यम से वो जगह हम लोग निश्चित करके हमारे पास पैसे रेडी है, हम लोग लेने के लिए तैयार है। कर्नाटक के वजीर आला BS येडियुरप्पा ने मुंबई में महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों लीडरों ने कृष्णा नदी के पानी की तकसीम, सैलाब की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। BS येडियुरप्पा ने फडणवीस की रिहायशगाह पर रखी गई गणेश की मूर्ति के दर्शन भी किए। नांदेड़ में पिछले 1 साल के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल काफी संगीन हो गई है। वक्फे से मुअज़्ज़िज़ और मालदार ताजरों से फिरौती वसूलने और फिरौती देने से इनकार करने पर कातिलाना हमला करने की कई वारदातें पेश आ चुकी हैं। इन हमलों में अब तक 2 लोगों की जान गई है और कई अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस हमलावरों को पकड़ने में नाकाम हो चुकी है, जिसकी वजह से उनके हौसले बुलंद हो गए हैं। ऐसे में पुलिस के किरदार पर भी अब उंगलियां उठने लगी हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस के साबिक रियासती सदर अशोक चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नांदेड़ में बढ़ती हुई गुंडागर्दी पर शदीद तशवीश जाहिर की और पुलिस के किरदार पर सवाल उठाए हैं। अशोक चौहान ने इस मामले में रियासत की बीजेपी हुकूमत पर भी तनकीद की। लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति बहुत गंभीर है। टेररिज्म बढ़ता जा रहा है। जनप्रतिनिधियों के ऊपर गोलियां चलाई जाती है। उसके बाद भी अभी भी वो सिलसिला जारी है। उनके लोगों के फैमिली मेंबर्स पे अभी भी फ़ोन आते हैं। मुझे डॉक्टर्स मिले, डॉक्टर्स ने खुद बयान दिया है कि उनसे भी पैसे मांगे जाते हैं। उनके पास सामने आकर फ़ोन पे किसी से बात करने के लिए कहा जाता है। ये जो क्लासेस चलाते हैं टीचर्स, उनके यहाँ भी जाके पैसे की डिमांड होती है। तो ये बहुत बड़ा रैकेट है जिसके ऊपर कोई नियंत्रण सरकार का नहीं है। एक बिगड़ती हुई कानून सुव्यवस्था की परिस्थिति नांदेड़ में है। टोटल फेलियर ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट और नांदेड़ में, जिसके वजह से आज ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात की आमद है। इसके पेश नजर प्रतिभा ताई पाटिल के फर्जंद और अमरावती से कांग्रेस के उम्मीदवार राव साहब शेखावत ने अहम बयान देते हुए कहा कि अगर अमरावती से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है तो अपनी दावे की असेंबली नशिस्त छोड़ने को तैयार हैं। इनके इस बयान से महाराष्ट्र की सेकुलर सियासत में हलचल पैदा हो गई है। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने राव शेखावत से खास बात की। असेंबली इलेक्शन के पहले जो है वो विदर्भ की सियासत में जो है वो तब्दीली होती नजर आ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं राव साहब शेखावत, जो कि
बहुत ही वरिष्ठ नेता है अमरावती के और प्रतिभा ताई पाटिल जो कि साबिक सदर जमहूरिया है, उनके फर्जंद हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बात ये बताइए कि आपने बयान दिया कि अगर किसी माइनॉरिटी के बंदे को टिकट मिलता है, अक़लियत के बंदे को, तो आप जो है वो अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं अमरावती की। आपने ऐसा बयान क्यों दिया, इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या हम ये समझे कि मतलब कांग्रेस जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के, अक़लियतों के भरोसे ही है महाराष्ट्र में? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स इंदिरा जी के समय से लेकर के आज तक हमारे 2 पिलर्स रहे कांग्रेस पार्टी के। एक है माइनॉरिटी, फिर उसके बाद है दलित, SC, ST, पिछड़े वर्ग और गरीब जनता। तो ये तो हमारे आधार स्तंभ है। और जहाँ तक बात जो मैंने कही है कि अगर माइनॉरिटी का विचार होता है तो हम बिल्कुल बात करेंगे। उसका कारण ये है क्योंकि आज मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से मैंने रिप्रेजेंट किया है, वहाँ माइनॉरिटी के वोट 1,10,000 है। और जब बाड़ा साहब थोरात साहब आए थे तो माइनॉरिटी ने ये डिमांड उठाई कि यहाँ हमको माइनॉरिटी को टिकट दी जाए। दूसरी बात, इस ज़िले में, अमरावती ज़िले में आज तक माइनॉरिटी को उम्मीदवारी पिछले मेरे ख्याल से 30-40 साल में एक बार भी नहीं दी गई। और हम जानते हैं, इसलिए हम आपसे चर्चा करने आए। तो मैंने उनसे यही कहा कि पार्टी अगर बात ये ऊपर उठती है, बात चर्चा होती है, तो मैं आपके साथ हूँ। तो आपने जो बहुत अहम फैसला किया है अब के अक़लियतों को, माइनॉरिटी के उम्मीदवार को टिकट दिया जाए, क्या आप ये देख रहे हैं कि जो स्टेट के दूसरी असेंबलीज़ हैं वहाँ पर भी जो है वो इस प्रयोग को अपनाना चाहिए, ताकि जो है वो माइनॉरिटी के साथ साथ जो है वो जो सेकुलर वोट जब आते हैं तो कांग्रेस को जो है वो आने वाले समय में जीत हासिल हो सकती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक ये रहा है कि जहाँ 20% माइनॉरिटी है जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में पॉपुलेशन, आबादी, तो वहाँ सोचा जाए। तो निश्चित रूप से मैंने यही कहा है आपको कि 2 पिलर्स रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। एक है SC, ST, पिछड़े वर्ग, गरीब जनता एंड माइनॉरिटी। तो इस आधार पर ही और इसी आधार पर पार्टी जीतती रही। तो इस पर विचार तो होना चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस का जो है वो चेहरा माने जाने वाले राव साहब शेखावत थे। इन्होंने बताया कि वो अपनी सीट जो है वो अक़लियतों के लिए छोड़ने के लिए तैयार। कैमरा पर्सन शरोस जलाल के साथ मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। बांध कामगार कल्याणकारी स्कीम के तहत रियासत में तामीराती काम करने मजदूरों को हुकूमत की जानब से मुख्तलिफ सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इसी स्कीम के तहत रियासती वज़ीर ज़राअत अनिल बोंडे के हाथों अमरावती जिले के मजदूरों को जरूरी साजो सामान तकसीम किया गया। इस मौके पर अनिल बोंडे ने हुकूमत की जानब से चलाई जा रही बांध कामगार कल्याणकारी स्कीम की तफसीली मालूमात मजदूरों को दी। साथ ही उन्होंने मजदूरों से इस स्कीम से ज्यादा फायदा लेने की अपील की। खत्ता कोंकण से ताल्लुक रखने वाले मारूफ मौलिज डॉक्टर मजीद मकादिम को लंदन में प्रिंस चार्ल्स के हाथों MBE जैसा इंग्लैंड का आला एजाज मिलने पर डॉक्टर मजीद मकादिम के एजाज में तकरीब का इनकाद अमल में लाया गया। डॉक्टर मजीद मकादिम इंग्लैंड में मुकीम हैं और हार्ट ट्रांसप्लांट के जरिए हजारों अफराद की जान बचा चुके हैं। इंग्लैंड के सबसे बड़े कौमी एजाज मोस्ट एक्सीलेंट मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर याफ्ता मुस्लिम डॉक्टर मजीद मकादिम का मुंबई में पुरतपाक खैर मकदम किया गया। लंदन से हिंदुस्तान के दौरे पर आए हिंद निजाद हार्ट ट्रांसप्लांट के माहिर बरतानवी डॉक्टर मजीद मकादिम की खिदमत का एतराफ करते हुए बरतानवी हुकूमत की जानिब से इन्हें MBE एजाज से नवाजा गया। डॉक्टर मजीद मकादिम का ताल्लुक महाराष्ट्र खित्ते कोकन से है। इन्होंने बुनियादी तालीम उर्दू मीडियम से हासिल की, फिर आला तालीम के लिए मुंबई का रुख किया। मेरे ख्याल से ये तो सिर्फ हमारे दिमाग में ऐसा है कि हम उर्दू मीडियम से है, मराठी मीडियम से है, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ये जो इसके लिए ऐसे लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये लैंग्वेज डेवलप नहीं कराता है। जो अपना ये है इंटेलिजेंस है, दिमाग है, वही और मेहनत है, वही लोगों को आगे ले जा सकती है। तो किसी भी मीडियम से हो, अगर मेहनत से काम करे, डेडिकेशन से काम करे,
तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। डॉक्टर मजीद मकादिम ने हिंदुस्तान बिलखुसूस एशियाई ममालिक में अमराज कल्ब में दिगर ममालिक के मुकाबले बेतहाशा इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इन अमराज में इजाफे की सबसे बड़ी वजह एशियाई बाशिंदों में इस बीमारी के ताल्लुक से कब्ल अज वक्त मालूमात का फुकदान है। नीज जिस्मानी आज़ा के अतिया देने के ताल्लुक से मजहबी व रिवायती तोहमात का रोड़ा अटकाना है। वहाँ पर काफ़ी सारा अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे, लेक्चरर बना, तो मुझे फिर इंग्लैंड से ऑफ़र आया कि वहाँ पर क्यों नहीं आते। तो बेसिकली यहाँ पर तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था हार्ट सर्जरी का, मगर और ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए था, तो इसकी वजह से मैं इंग्लैंड चला गया 1996 में। हिंदुस्तानी निजात इंग्लैंड में अपना मुनफरिद मकाम बनाने वाले डॉक्टर मजीद मकादिम को शहर व बैरून शहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने मुबारकबाद पेश की और उनकी बेशबहा इंसानी खिदमत का एतराफ़ किया। देखिए, ये जो एजाज़ उनको मिला है, ये एक अपने हिंदुस्तान को मिला है, ये पूरी इंडिया को मिला है। इसकी खुशी जो है सिर्फ मैं एक भाई होने के नाते या हमारे जो भाई बहनें रिश्तेदार हैं उनके होने के नाते हमको खुशी हुई, ऐसा नहीं है। इसकी खुशी जो है सारे हमारे दोस्तों में, हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी में और पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में हुई है। हम लोग लेने के लिए तैयार हैं लेकिन देने के लिए तैयार नहीं। ऑर्गन डोनेशन ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। मजीद मुकादम ने इसके बारे में बहुत कोशिश की। लंदन में जाके हर मस्जिद में, मंदिर में जाके लोगों को कन्विंस किया कि आप अपने ऑर्गन डोनेट कीजिए। हार्ट डोनेशन का जहाँ तक ताल्लुक है उसका भी वक्त होता है कि आपको 4 घंटे के अंदर या 4.5 घंटे के अंदर अगर डोनर का हार्ट मिलता है तो उसको इमीडिएटली उस हार्ट को अपने हॉस्पिटल में लाके उसको ट्रांसप्लांट करना होता है। डॉक्टर मजीद मकादिम ने तकरीब से खिताब करते हुए मजहबी शख्सियात और उलमाए कराम से दरख्वास्त की कि वो इंसानी आज़ा के अतियात के मामले में कौम की रहनुमाई करें और ज़रूरतमंदों को इंसानी आज़ा को अतिया देने के मिजाज को आम करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मुहीउद्दीन की रिपोर्ट। मुल्क में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को फरोग देने में दीनी जमातें अहम रोल अदा कर सकती हैं। जहां इसी मकसद के तहत अकोला के मोमिनपुरा मस्जिद में राइट वे फाउंडेशन की जानब से एक तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें दीनी जमातों को इस बात की ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह वो बरादरान वतन के सामने इस्लाम का तारुफ बयान करें ताकि गलत फहमियों को दूर करके भाईचारे की फजा को आम किया जा सके। प्रोग्राम का असल मकसद था हमारे देश में अमन, भाईचारा, शांति लाना। जो इस्लाम के ताल्लुक से हमारे बिरादरान वतन को जो गलत फहमी है उस गलत फहमियों को दूर करना। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई और इसमें सबसे अहम काम ये किया गया कि दिलों की नफरतों को कुरान और हदीस से दूर किया गया। असल में कुरान से ये बात साबित है कि हम तमाम इंसान जो है वो एक ही आदम के औलाद हैं, उसके तहत हम खूनी रिश्ते के भाई हैं, तो हमको किसी से नफरत करने का कोई अधिकार और कोई हक नहीं है। गुज़श्ता कुछ बरसों से मुस्लिम हलकों का तालीमी ग्राफ मुसलसल बढ़ रहा है। मुस्लिम नौजवान आला तालीम के लिए कोशा नजर आते हैं। इसी की एक मिसाल भिवंडी में देखने को मिली, जहां यशवंतराव ओपन यूनिवर्सिटी के रईस स्कूल में चलने वाले सेंटर में ही BA सुवम के लिए 223 तलबा ने इम्तिहान दिया, जिसमें से 210 तलबा कामयाब हुए। महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से नांदेड़ और मालेगांव शहर में उर्दू घर की तामीर को मंजूरी दी थी। मालेगांव शहर के रौनकाबाद इलाके में 40,000 स्क्वायर फुट पर ग्राउंड फ्लोर के साथ 2 मंजिला इमारत पर मुश्तमिल उर्दू घर है, जो 8 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया और इसके इफ्तिताह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जल्द ही इसका इफ्तिताह अमल में आएगा। बीस 20,000 स्क्वायर फुट पर एक वसी और ईज ऑडिटोरियम बनाया गया है। इस ऑडिटोरियम में 13 लाख रुपए खर्च किए गए, जो कि असरी आलात से लैस है। उर्दू घर में VIP कॉन्फ्रेंस हॉल और लाइब्रेरी भी तामीर की गई है। मालेगांव शहर मस्जिद और मीनारों का शहर है और उर्दू जबान से मोहब्बत करने वालों का शहर है
और म्युनिसिपल प्राइमरी स्कूल उर्दू की महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा उर्दू प्राइमरी स्कूल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की है। यहाँ पर हाई स्कूल उर्दू की ज़्यादा स्कूलें उर्दू की है और उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने वालों की बच्चों की तादाद लाखों के अंदर मालेगांव शहर के अंदर है। मालेगांव सनती शहर होने के साथ उर्दू वालों का शहर है। यहाँ पर रियासत के सबसे ज्यादा उर्दू स्कूल, दीनी मदारिस मौजूद है। इसके अलावा इस शहर को शेर व अदब की दुनिया में एक मुनफरद मकाम हासिल है। 1 दर्जन से ज्यादा रोजनामे और हफ्ता रोज उर्दू अखबारात व रसायल शाया होते हैं। जहाँ पर उर्दू और यहाँ पर मालेगांव शहर की तलबा व तालबात स्टडी कर सके, यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनाई गई है, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया है, यहाँ पर यूपीएससी, एमपीएससी और आला तालीम के लिए यहाँ पर क्लासेस शुरू की जाएगी और यहाँ पर एक उर्दू लाइब्रेरी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हम लोग यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं और ये मुकम्मल तौर पर हुकूमत महाराष्ट्र माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के फंड से 8 करोड़ रुपये के फंड से ये इमारत तामीर हुई और ये उर्दू घर तामीर हुआ है। मैं ऐसा मानता हूँ कि महाराष्ट्र में सबसे आला दर्जे का और सबसे बेहतरीन मालेगांव शहर के अंदर उर्दू घर बना है और मैं समझता हूँ कि मालेगांव शहर के तलबा और तालबात और उर्दू से मोहब्बत करने वाले इसका फायदा उठाएं। उर्दू घर की तामीर से शहर और अतराफ के अजला में उर्दू की मजीद तरवीज और इशाअत होगी और लाइब्रेरी से यहाँ के तलबा और तालिबात को आला मुकाबलाजाती इम्तिहानात की तैयारी में मदद मिलेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मालेगांव से जहूर खान की रिपोर्ट। तालीमी रहनुमाई और वसाइल की कमी के सबब यूपीएससी और एमपीएससी जैसे मुकाबलाजाती इम्तिहानात में अक़लियती तबके के नौजवानों की नुमाइंदगी कम होती जा रही है। इस मसले को हल करने के लिए नांदेड़ गुरुद्वारा बोर्ड ने मुकाबलाजाती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा की रहनुमाई के लिए कोचिंग सेंटर कायम किया। आज एक तकरीब के दौरान गुरुद्वारा बोर्ड के सदर भूपेंद्र सिंह मिन्हास के हाथों कोचिंग सेंटर बाज़ाब्ता इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर नांदेड़ के जिला कलेक्टर अरुण डोंगरे और म्यूनिसिपल कमिश्नर लवराज माली बतौर खास मौजूद थे। गुरुद्वारा बोर्ड की जानिब से कायम किए जा रहे कोचिंग सेंटर में न सिर्फ सिख समाज के नौजवानों को फायदा होगा बल्कि दीगर अक़लियती तबका भी इससे फायदा उठा सकेगा। शुरुआत करते हैं कर्नाटक की खबरें, नजर हेडलाइंस पर। डीके शिव कुमार से आज भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने की पूछताछ। चौथी मर्तबा ईडी के सामने पेश हुए शिव कुमार। कांग्रेस के सीनियर लीडर पर मनी लॉन्ड्रिंग का है इल्जाम। कर्नाटक प्रांत रहित संघ ने मरकजी हुकूमत पर किसान मुखालिफ रवैया अख्तियार करने का लगाया इल्जाम। कहा मजदूर व किसान मुखालिफ नए नए कवानीन ने गरीबों का जीना कर दिया है दूभर। बेंगलुरु में साहित्य अकादमी की तकरीब में कन्नड़ और उर्दू जबान का देखने को मिला खूबसूरत इम्तजाज। दोनों जबानों के मारूफ शोरा व उदमा ने तकरीब में की शिरकत। उर्दू जबान की शानदार तारीख और मौजूदा सूरत हाल पर डाली गई रोशनी। कर्नाटक कांग्रेस के ट्रबल शूटर समझे जाने वाले सीनियर लीडर डीके शिव कुमार से ईडी ने आज चौथे रोज भी पूछताछ की। शिव कुमार आज सुबह 11:30 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। शिव कुमार पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम आयद किया गया है। कल गणेश चतुर्थी रहने के बावजूद भी ईडी ने शिव कुमार को पूछताछ के लिए तलब किया था, जिस पर सियासी तनकीदें जारी हैं। डीके शिव कुमार को ईडी ने जुमेरात को समन जारी किया था। जुमे को रात देर तक शिव कुमार से पूछताछ की गई थी। फिर शनिचर को और पीर गणेश चतुर्थी को भी पूछताछ की गई थी। गणेश चतुर्थी के मौके पर भी ईडी के समन जारी करने पर डीके शिव कुमार को मुख्तलिफ हलकों से हमदर्दी भी मिल रही है। डीके शिव कुमार से मिलने से कई लीडर दिल्ली के कर्नाटक भवन पहुंच रहे हैं, जहां डीके शिव कुमार कयाम किए हुए हैं। कर्नाटक प्रांत रहित संघ ने मरकजी हुकूमत पर किसान व मजदूर मुखालिफ रवैया अख्तियार करने का इल्जाम आयद किया। संघ के रियासती सदर मारुति मानपाड़े का कहना है कि मरकजी हुकूमत हर दिन एक नया कानून पास करके गरीबों और किसानों का जीना दूभर कर रही है। किसान लीडर मरकजी हुकूमत पर कारपोरेट मुआफिक इकदाम उठाने का भी इल्जाम आयद किया।
गुलबर्गा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मानपाड़े ने कहा कि माशी महाज को बेहतर बनाने के नाम पर हुकूमत अवाम मुखालिफ इक़दाम उठा रही है। 50 करोड़ के ऊपर मजदूरों के लिए इसको हो गया 178 रुपये का एक दिन का मिनिमम वजन है। हम पूछ रहे 600 रुपये देना बोल के हम पूछ रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी ने बोला 178 रुपये, ये बहुत ही के खिलाफ है। और उसके साथ में है ना, ये सारा देश की जो रक्षा करने की रक्षणा व्यवस्था है, वो जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन पूर्ति प्राइवेटाइजेशन करना है। एक महीने से वो लोग स्ट्राइक पे है, वो सारा उनको निकाल देने की काम करना है कि सरकार कर रहा है। किसानों की आत्महत्या हो रहा है, किसानों की आमदनी डबल करता हूँ बोल के मोदी जी बोला था, आज भी मोदा डबल करने का नहीं हुआ, इसलिए किसानों की आमदनी घट गई। हैदराबाद कर्नाटक होराटा समिति के नायब सदर डॉक्टर रज़ाक उस्ताद ने कहा कि हैदराबाद कर्नाटक को आर्टिकल 371 जे के तहत दिए गए खुसूसी मौक़िफ़ के नाफिज होकर तकरीबन 10 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक इस पर मौसर अमलावरी नहीं हो रही है। डॉक्टर रज़ाक उस्ताद ने रायचूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मौसर अमलावरी न होने की अहम वजह इलाके के अवामी नुमाइंदों और रियासत हुकूमत की अदम दिलचस्पी है। बेंगलुरु में कन्नड़ और उर्दू जबान का खूबसूरत इम्तजाज देखने को मिला। साहित्य अकादमी ने एक ऐसी महफिल सजाई थी जिसमें कन्नड़ और उर्दू के मुमताज कलमकार, अदीब, शायर, फनकार एक प्लेटफॉर्म पर दिखाई दिए। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। बेंगलुरु में साहित्य अकादमी के सेंटर फॉर ट्रांसलेशन के तहत एक यादगार तकरीब मुनाकिद हुई। कन्नड़ और उर्दू जबानों के मशहूर मारूफ अदीब इस तकरीब का हिस्सा थे। साहित्य अकादमी के सदर चंद्रशेखर कुंभार की मौजूदगी में दोनों जबानों के अदबी मंजरनामे पर रोशनी डाली गई। मुमताज शायर खलील मामून ने उर्दू अदब की शानदार तारीख की मौजूदा सूरत हाल को बयान किया। खलील मामून ने कहा कि मौजूदा दौर में हुकूमतों से ज्यादा उर्दू वाले ही अपनी जबान के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। कालम निगार आजम शाहिद ने कहा कि उर्दू और कन्नड़ जबानों में तर्जुमा करने वालों की तादाद दिन ब दिन घट रही है। अब हमारे से बेहतर हालत जो है सरदारों की है। उन्होंने अपनी गुरमुखी बना ली है। हालांकि पाकिस्तान में गुरमुखी नहीं लिखी जाती, वो नस्तालीख में लिखते हैं पंजाबी। इन्होंने गुरमुखी बना ली। छोटी मुट्ठी भर कौम है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके पूरे इसको करके चल रहे हैं वो लोग। तो वैसा क्यों नहीं कर सकते हम लोग? तो जबान खतरे में है। खतरे में जबान तो पूरे हिंदुस्तान में खतरे में है, शुरू से खतरे में है, पूरे हिंदुस्तान में खतरे में है। यहाँ की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में खतरे में है। यूपी के लोग जो है हिंदी में लिखे उर्दू में पढ़ते हैं, मुशायरों में जाते हैं। तो ये गालिबन बिहार में नहीं है। बिहार एक स्टेट ऐसा है जहाँ ऐसी बात नहीं है। वेस्ट बंगाल में ऐसा नहीं है। इस रफ्तार को मज़ीद और तक़वियत देने की ज़रूरत है, और दोनों ज़बानों से वाकिफ़ियत रखने वाले उतने कम लोग हैं जिनको हम उंगलियों पे गिन सकते हैं। ज़रूरत है कि इस मैदान में तर्जुमे के नए लोग आएँ, तालीम याफ्ता वो लोग आएँ जो दोनों ज़बानों से वाकिफ़ियत रखते हों। इनकी तरबियत का एक मुनज़्ज़म एहतमाम किया जाए। साहित्य अकादमी के सदर चंद्रशेखर कुंभार ने कहा कि हिंदुस्तान में 1400 जबानें मौजूद हैं। इसके बावजूद एक दूसरे की जबान को समझने के लिए लोग अंग्रेजी का सहारा लेते हैं। मुल्क में 1400 जबानें हैं, लेकिन हम आपस में अंग्रेजी में बात करते हैं। अंग्रेज जब थे, अंग्रेजी में बात करना हमारी मजबूरी थी, लेकिन आज़ादी के बाद हम एक तमिल, एक उर्दू वाले से भी अंग्रेजी में बात करते हैं। 1400 ಭಾಷೆಗಳಿದಾವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ। ಇಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳು ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿತಂದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದ್ದಾಗೇನೋ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಮೂಲಕವೇ ಒಬ್ಬ ತಮಿಳಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಮೂಲಕವೇ ಉರ್ದುದವನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. There are many major poets in and around Bangalore, like Khalil Mamun Saab. For example, he is such a famous poet and he is in Bangalore, and we need to know him more. The Kannada readers also need to know him more through the translations. Likewise, major writers of Kannada also should be known to Urdu readers. कर्नाटक में कन्नड़ के बाद उर्दू दूसरी बड़ी जबान है, लेकिन दोनों जबानों के दरमियान बहुत कम रवाबित, मेल मिलाप देखने को मिलता है।
साहित्य एकेडमी की इस नशिस्त में जोर दिया गया कि उर्दू एकेडमी और कन्नड़ के अदबी इदारे ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जहां दोनों जबानों के दरमियान तर्जुमा निगारी को फरोग मिले। दोनों जबानों के अदीबों, शायरों, फनकारों की मुलाकातें होती रहीं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट।